हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। मेरा पहला प्राइम टारगेट होगा आपको डिटेल सॉल्यूशन देना। एग्जाम में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होंगे, बट अभी हमारे पास बहुत अच्छे टाइम है, बहुत समय है। हम डिटेल सॉल्यूशन पहले जानेंगे, देन एग्जामिनेशन में हम उसको सॉर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो या स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन आंसर राउंड। जो नीट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमें एक बार उसको डिस्कस कर लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है द एनर्जीज E1 एंड E2। अच्छा, दो एनर्जी है, बहुत अच्छा। क्या गिवन है? E1 दिया हुआ है 825, बहुत अच्छी बात है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 क्या गिवन है जल्दी बता दो बच्चों? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, यानी λ1 और λ2 के बीच में आपको रिलेशन बताना है। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लुक एट, एज वी नो, देखो बिल्कुल फॉर्मूला लिखना है। एज वी नो E इज इक्वल टू SC अपॉन λ, सब जानते हो बिल्कुल। तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा जल्दी बता दो? SC अपॉन λ1 एंड E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SC अपॉन λ2। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। Now what to do next? That is E2 upon E1 is equal to, we can write here SC upon λ2, yes sir, बिल्कुल, upon SC upon λ1, am I right? Yes sir. Now what will happen? ये at Planck's constant और ये C cancel हो जाएगा. So what we get here? λ1 upon λ2. अब E2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, पुट करो 50 अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है? 25 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी गेट हियर, हम लोगों को क्या मिला जल्दी बता दो? 2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। अब एक बार रिलेशन देख लें। चलो हम देख सकते हैं λ1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 λ2, यही तो होगा। देखो तो अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई हो गया, λ1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 λ2। क्या कहीं सही है? बिल्कुल। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, बिल्कुल थियरी पे आपको ध्यान देना है। जब नीट एग्जामिनेशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दे डू नॉट आस्क, दे जस्ट टेस्ट योर स्किल, क्योंकि आपके पास ओनली 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में सॉल्व करने होते हैं और ओवरऑल 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना। हाउ मच टाइम यू हैव ओनली 180 मिनट्स। अब एक क्वेश्चन के लिए ओनली 1 मिनट दे आर गिविंग यू, तो दैट मीन टू से क्वेश्चंस क्या होंगे? ट्रिकी होंगे, काफी ज्यादा लेंदी नहीं होंगे बच्चों। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो क्या मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं? बिल्कुल, चलो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चा। ये है दूसरा क्वेश्चन, एक बार आप रीड करो, मैं इसको रब कर लेता हूं। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2? आई होप आपने इसको रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एन आयन विथ मास नंबर 37, कोई एक आयन है। तो चलो मैंने मान लिया कि भाई कोई एक आयन है X, ठीक है। इस पे भैया मुझे पता ही नहीं है प्लस माइनस, मैंने लगा दिया कि कोई आयन है, प्लस माइनस होगा। मास नंबर क्या है? 37। ओके, मास नंबर इसका कितना गिवन है? नहीं, ए गिवन है 37। ओके, पोजेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। चलो बहुत अच्छी बात है, यानी जो आयन है वो एनायन है। बिल्कुल, चलो लिख दो x टू द पावर माइनस। If the ion contains 11.11% more neutron than electron, कहता है कि इलेक्ट्रॉन से 11.11% ज्यादा न्यूट्रॉन है, तो बोलो सिंबल क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, ये एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। चलो लिखो, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x। बिल्कुल, ओके। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अगर x मान लिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा जल्दी बता दो बच्चों? ये माइनस का साइन है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन s है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? x माइनस 1। या इसका बहुत अच्छा, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होते, तो इसको स्टार्ट पता है बच्चों कैसे करोगे? इसको सबसे अच्छा स्टार्ट करना कि प्रोटॉन क्या है? x। जब नेगेटिव एनायन होता है तो प्रोटॉन से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ये बहुत अच्छा चीज है। अब इसको मान लो हम इलेक्ट्रॉन, तो भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? बोला है 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, यानी जो इसका 11.1% यानी x + 1
का 11.1% ज़्यादा। अब इसको और मॉडिफाइड कर दो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का 11.1, ये ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। चलो अच्छी बात है, इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। बिल्कुल x प्लस 1, ठीक है, इसको एक इधर भी आ जाएगा, 11.1% है ना? बिल्कुल सर जी। चलो एलसीएम हमने ले लिया, तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, इधर मैं अगर ले लूँ 1000, ठीक है, चलो 1000 प्लस इधर क्या आ जाएगा 111 x प्लस 1, यही तो हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1000x प्लस 1000 प्लस 111x प्लस 111 एंड डिवाइडेड बाय 1000। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो अब न्यूट्रॉन कितना है, 1000x प्लस 111, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 111x, क्या यही तो होगा? बिल्कुल। और प्लस 1111 अपॉन 1000, यही तो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो अब आपको पता है मास नंबर क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो होता है। ये किसके बराबर है, 37 के बराबर है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को कितना माना, x, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1x प्लस अपॉन 1000। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? चलो एलसीएम लेके आप सॉल्व कर ही सकते हो बहुत आसानी से। ले लो, क्या हो जाएगा 37 इज इक्वल टू 1000x प्लस 111 1x प्लस 111, अब डिवाइडेड बाय 1000। चलो बहुत अच्छी बात है, 3700 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 211x प्लस 111। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब तुम 3700 माइनस 111 इज इक्वल टू 2111x, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? चलो बहुत अच्छा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3700 माइनस 111 डिवाइडेड बाय 2111। अगर ये x आ गया तो आपको पता है ऑलमोस्ट जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी बच्चों 17, यानी जो कंपोनेंट है उसका एटॉमिक नंबर होगा x 17, मास नंबर 37 पे माइनस, यानी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। अब इतना सारा मैंने बता दिया, हो सकता है कि कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन में भी ऐसा लगे तो वो भी आप पूछ सकते हो। क्वेश्चंस में देखो बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। तो एक बार हम सारे एक्सप्लेनेशन को देख लें। प्रोटॉन के पास x है, इलेक्ट्रॉन x प्लस 1, न्यूट्रॉन मैंने सॉल्व कर दिया। एक बार मैं कैलकुलेशन देख लूं, दैट इज एलसीएम 1000 x प्लस 1, 1000 x प्लस 1000 प्लस 111 x प्लस 111, ओके, अपॉन 1000 111 ऐड कर दिया 1000 x प्लस 111, तो हो जाएंगे 111 x एंड देन 111 डिवाइडेड बाय 1000। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। आपको पता है प्रोटॉन को हमने क्या माना, x माना, एलसीएम ले लिया 1000x प्लस 111, ओके। देन उसके बाद ये ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा 1000 2111, ओके, प्लस 111, ओके, सही है। इसको इधर गया तो 37, 3 जीरो है यहाँ पे, तो एक और जीरो आ जाएगा, ओके, 37,000 माइनस 111 अपॉन 2111, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 17, यानी जो सिंबल जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये काफी डिटेल सॉल्यूशन हो गया बच्चों। ये डिटेल सॉल्यूशन एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा। अब क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको इजीली सॉल्व करना है तो देखो इस क्वेश्चंस को थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है एन आयन विथ मास नंबर 37 पोजेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मास नंबर 37 है तो मैंने लिख दिया x, ये माइनस ऊपर 37, यही तो हुआ। कहता है कि इफ द आयन कंटेन्स 11.11 मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, तो बोलता है द सिंबल ऑफ द आयन, यही तो पूछा है। अब आपको पता 37 कहां कहां है, इस जगह पे है, यहां पे है, यहां पे 35, यानी ये दोनों तो होगा नहीं। बहुत अच्छी बात।
अब आपको पता है कि एनायन बोला है यानी माइनस, तो माइनस का साइन कहां है, इस जगह पे है, तो आंसर तो भैया डी होना है ना। इतना ज्यादा तामझाम नहीं करना। मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा और शॉर्ट टेक्निक भी दूंगा। देखो ये शॉर्ट टेक्निक है, और एक शॉर्ट टेक्निक मैं यहां मॉडिफाइड कर देता हूं। आपको पता है कि अगर कोई एनायन है, अगर कोई भी एटम है जिसका मास नंबर 37 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही तो हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन का ही तो दो आइसोटोप्स होते हैं, 1737 और 3517। क्या आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो आप आंख खोल के बता सकते हो कि सर जी ये 17 क्लोरीन ही है और क्लोरीन एक माइनस दिखाता है, खत्म बात। ना ज्यादा कैलकुलेशन करना है ना कुछ करना है, तो ये समय बचाने का है। जैसे मैंने कैलकुलेशन किया था तो कभी कभी जीरो या कुछ भी मिसिंग हो सकती है, क्योंकि कभी कभी थिंक करते करते हमसे कुछ नॉर्मल छोटी छोटी चीजें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस टेक्निक से मिस्टेक्स के कोई चांस नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। बेस्ड ऑन द इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसमें कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो बोलता है इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। अच्छे से समझना, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस। बिल्कुल याद करो, मैंने बताया था एनर्जी का इक्वेशन यही तो होता है, ई एन इज इक्वल टू माइनस E1 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बिल्कुल सर जी। जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एन मतलब क्या होता है, किस ऑर्बिट में जा रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो एन की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो एन की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट में होगा तो एन की वैल्यू 3, और इन्हीं के डिफरेंस से तो हम ये निकाल सकते हैं। यानी पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। बहुत अच्छा। अब कहता है फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6। डेफिनेटली है, डिनोमिनेटर यहां बढ़ जाएगा n इज इक्वल टू 6 में, ये तो स्टेटमेंट सही है। Which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं न्यूक्लियस यहां पे है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, बोलो कौन न्यूक्लियस से पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट होगा? ये वाला ना बच्चों। क्या ये वाला होगा क्या? नहीं, यहां पे लूजली होगा कि टाइटली होगा? टाइटली होगा। यानी ऊपर का स्टेटमेंट तो सही करके दिया, लेकिन नीचे का स्टेटमेंट देखो क्या लिख दिया, लूजली बॉन्ड। यहां पे क्या होगा, टाइटली बॉन्ड अगर होता तो ये ऑप्शन आपका क्या होता, करेक्ट। यानी हमें मिल चुका है कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द नेगेटिव साइन ऑफ द इक्वेशन सिंपली मींस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वेयर एट द इन्फिनाइट। याद करो जब मैं लेक्चर ले रहा था तो पूरा डिफरेंस आपको बताया था कि नेगेटिव साइन क्या सिंबल करते हैं, कि क्लोज है, इन्फिनाइट से कम होंगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। उसके बाद लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। खुद ही देखो ना, ये वाला यहां से यहां रेडियस और इस वाले को जोड़ दे, बोलो किसका रेडियस बढ़ा है? 6 वाले का। यानी जितना दूर जाएंगे हम रेडियस बढ़ता जाएगा। यानी 1, 3 एंड 4 ये तीनों सही है, लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज को अच्छे तरीके से समझो, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, विच वैल्यू क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 6 इंटू 10 टू द पावर 15। बहुत अच्छी बात है, समझो। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी हुई है, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बहुत अच्छा। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। तो बोलता है कि वेवलेंथ निकालो, लेमडा निकालने बोला है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड। एम आई राइट? यस। अब आप मुझे बताओ, क्या इसके थ्रू आप कोई फॉर्मूला है आपके पास जिससे कि आप फ्रीक्वेंसी को लेमडा के साथ लिंक कर सकते हो? याद करो मैंने आपको बताया था c इज इक्वल टू वेलोसिटी लेमडा इंटू म्यू। याद आया?
ओके तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू। सी कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। म्यू की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 टू द पावर 15। ये सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 15, यानी 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -7। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल, आपको पता है 1 मीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर, ये मतलब क्या हो गया, इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं 50 नैनोमीटर लिख सकते हैं क्या। लो आंसर आ गया, कहाँ है 50 आपका, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आप इस चीज को देखो कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया। मैं जस्ट थोड़ी देर में वापस आता हूं। ओके बच्चों, सॉरी फॉर द टेक्निकल डिस्टर्बेंस। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी। अप्रोचिंग बहुत पावरफुल होनी चाहिए। अगर अप्रोचिंग आपकी बहुत पावरफुल है तो आप इजीली, अब सर इतना सारा न्यूमेरिकल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें। बिल्कुल, क्वेश्चन में कहा है भैया फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ पता करना है, यही तो पूछा है। अब आपको यहां पे देख लो, सी और म्यू, आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या। बिल्कुल, आप जानते हो लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू होता है। बिल्कुल, अब आपको पता है सी 3 है और 6 है, 3/6 क्या होता है, 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है बच्चा, 0.5। तो भैया मुझे ये भी नहीं चेक करना, ये भी नहीं चेक करना, ये भी नहीं चेक करना, बोलता है क्लोज। बाकी इतना माइनस प्लस क्यों करूं भैया, 3/6 यानी 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 मतलब पूरा सॉल्व करके 50 तो कहीं ना कहीं आंसर आने वाला है। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन बच्चों। अगर एस्टिमेट करना आपको आता है, यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलो मैं एक बार रब कर देता हूं बच्चों। रब करने के बाद अब मैं किसी दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चलो मास कितना दिया हुआ है, बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। मास आपका गिवन है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, बहुत अच्छा। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा वी आपका कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। वाह बहुत अच्छा, यानी डेल्टा एक्स ढूंढना है। याद करो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। यहां पे इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है ये साइन होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन 4πm इंटू डेल्टा वी होगा क्या, बिल्कुल। h की वैल्यू सबको पता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 4π। m की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -31 और डेल्टा v की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 6। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -34, ये ऊपर चला गया तो +31 एंड देन -6 इज अपॉन 4π। कोई प्रॉब्लम, अब देखो क्या आएगा इसको सॉल्व करके, 10 टू द पावर -9 करके देख लो आप, 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 4m यानी डेल्टा x आ गया। अब ये क्वेश्चन आपसे बन गए। अब बच्चा इस क्वेश्चन को बना लिया, अब ऑप्शन में देखें, अरे सर यहाँ तो 10 वाला है ही नहीं, यानी कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि भैया कहीं ना कहीं मेरे ऑप्शन तो गलत नहीं हो गए। लेकिन देखो क्वेश्चन में कोने में चुप से लिखा हुआ है नैनोमीटर में ढूंढना है, तो 10 टू दी पावर 9 तो नैनोमीटर का ही साइन है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 टू दी पावर -9 मीटर, यानी इसका सिंबल क्या है, 1/4π नैनोमीटर। ये देखो आ गया आंसर। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा फिर से कैलकुलेशन करता है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखो सामने लिखा हुआ है नैनोमीटर, तो आंसर क्या होगा 1/4π, तो 1/4π यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। चलो बच्चों आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
अच्छा, पूछता विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, देखो, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी, ये तो बिल्कुल सही है, अभी बताया था हाइजेनबर्ग। अच्छा, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। याद करो, मैंने बताया था हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिमेट्री भी होती है, जैसे इस तरह से 1 2 3, आपको पता है एक्सचेंज एनर्जी यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होती है, इसलिए हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ूं, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। आपको पता है हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूं तो आपको पता है ये क्या होता है, 1s1 ही तो होता है। उसके बाद जब हाइड्रोजन लाइक एटम होता है तो 2s और 2p की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है हाइड्रोजन लाइक एटम का। अगर दूसरे की बात करूं तो इंटरमिक्सिंग होती है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है ये बिल्कुल सही है, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन है इसमें ये सी नंबर सही है बच्चों, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें कहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, बिल्कुल सही है, यही इक्वेशन होता है, यानी ए बी और डी तीनों सही है, लेकिन सी आपके ऑप्शन सही नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2s और 2p की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। समझ में आ गया बच्चा, क्यों, क्योंकि 1s इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह से ऑर्बिट होते हैं, ये देखो 1, ये फर्स्ट ऑर्बिट में क्या रहता है जल्दी बता दो, 1s तो रहता है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या रहता है, 2s और 2p रहता है। जब एक ही ऑर्बिट में दोनों रह रहे हैं तो एनर्जी अलग कैसे हो सकती है। याद करो, मैंने बताया था कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बिना लूज या गेन किए हुए मूव करता रहता है। याद आ गया, तो इसीलिए ऐसा होता है। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करो तो इसमें कौन रहता है, 3s 3p और 3d, तो इक्विवेलेंट ही तो है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो माइग्रेशन होगा, और इंट्रोडक्शन किसका होता है, हाइब्रिडाइजेशन का। बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, एक बार पढ़ ले बच्चों। यस, the energy required to break 1 mole of ClCl bond, इतना दिया हुआ है। अच्छा, जो एनर्जी गिवन है ना बच्चों, वो कितना दिया हुआ है, 242 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, यानी एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Hc अपॉन लेमडा, ये तो सब जानते हो। बहुत अच्छा, कहता है द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एक सिंगल चाहिए, लेकिन ये 1 मोल है, तो आपको पता है 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं, यानी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो अब आपको पता है ये 1 मोल के लिए दिया हुआ है, तो 1 मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से। याद करो, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 242, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा। वाह सर जी, बहुत अच्छा। अब आपको लेमडा ढूंढना है, तो चलो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, 6.022 इंटू 6.626 इंटू 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 23 प्लस 8 कितना होगा, 31 माइनस 34 कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो बच्चों, जल्दी आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार और चेक कर लें, यस, ऐसे लिख लो पूरा, 23 प्लस 8 माइनस 34 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 242। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। अब आपके पास बहुत इजीली है, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। एक और चीज बता दूं, 6 क्या होता है, 36, ओके, 36 इंटू 3 क्या होता है, जल्दी बता दो, 18 एंड 3 3 9,
110, 108। अच्छा 108 को अगर 242 से हम डिवाइड करें, अच्छा एक बात मुझे बता, एस्टिमेशन सिखाता हूं आपको, कैलकुलेशन भूल जाओ। अच्छा यही तो होता है, इसी को तो सॉल्व करना है, ये तो बात की बात है। चलो अच्छा एक चीज बताओ, 108 का डबल क्या होता है? 216 होता है ना। यानी आपको पता है जो कि आंसर आने वाला है वो कहीं ना कहीं 0.5 से कम आने वाला है। ये तो दिमाग में आ गया। क्यों 0.5 से कम है? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर यहां पे 216 होता तब तो आधा होता, लेकिन इससे ज्यादा है तो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू क्या होती है? घटती है। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर एस्टिमेशन से तो मुझे पता होने वाला है कि ये वैल्यू जो है 0.5 से कम आने वाली है। वाह जी वाह सर, बिल्कुल, यानी 5 से कम आएगी। तो अब यहां पे ऑप्शन में सर्च कर लो 5 से कम कौन सा ऑप्शन है। अरे सर जी ये लो बी ऑप्शन, जाओ घर जाके देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्या किया? आपका समय बचा दिया। क्या किया? आपका टाइम बचा दिया। तो जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठो और आप देखो कि हमें न्यूमेरिकल्स में सर इतने न्यूमेरिकल्स को कैसे एस्टिमेट करें, तो एस्टिमेशन करना सीखो। आप सीख गए, अब आप इसकी वैल्यू को डाल दोगे तो आपको पता है कि वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, और ओवरऑल जब हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ही बिल्कुल आ जाना है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो आंसर इसका हो जाएगा 494 नैनोमीटर। क्या कोई प्रॉब्लम? एक और चीज थोड़ा सा मैं इंक्लूडेशन करना चाहता हूं। अब यहां देखो, ये आपको मैंने किस में दिया हुआ है? किलो जूल। तो जब लास्ट में वैल्यू आप सॉल्व करो नैनोमीटर में, तो जूल को, किलो जूल को जूल में जरूर चेंज कर लेना, याद रखना। 242 इंटू 10 टू दी पावर 3, अदरवाइज नहीं होगा। डेटा चेक करो, किलो जूल, और आपको ओवरऑल अगर मीटर में लाना है तो आपको किलो जूल को जूल में चेंज करना होगा। या तो यहां चेंज कर लो या तो यहां पे डायरेक्टली लिख दो 242 इंटू 10 टू दी पावर 3, अदरवाइज यहां लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने एस्टिमेशन भी आपको सिखा दिया। तो 7 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो मैं रब कर देता हूं बच्चों और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, एक बार देखो। अ गैस एब्जॉर्ब अ फोटोन, एक कोई गैस है वो फोटोन को एब्जॉर्ब किया, जिसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है जल्दी बता दो? 255 नैनोमीटर दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। एमिट्स एट 2 वेवलेंथ, यानी जो ये गैस है, जो ये है 2 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। E इज इक्वल टू क्या होता है? SC अपॉन लेमडा। अब इसने कौन सा इसको एब्जॉर्ब किया? 255 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब किया, और 2 और वेवलेंथ दे दिए, यानी E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? E1 प्लस E2। अरे वाह, बिल्कुल, 2 वेवलेंथ तभी तो दिए। तो बोलता है इसमें से एक का वैल्यू पता है, यानी लेमडा 1 आपको पता है 680 नैनोमीटर, तो बोलो लेमडा 2 क्या होगा? यही तो बच्चा बात है ना। चलो अब E इज इक्वल टू क्या लिखोगे? HC अपॉन लेमडा। E1 के जगह SC अपॉन लेमडा 1, और E2 के जगह क्या लिखोगे? SC अपॉन लेमडा 2। चलो क्या लिख सकते हैं? देखो ये रूल याद रखना, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। HC कॉमन ले लिया मैंने, बना क्या? 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। चलो ये और ये कैंसिल, तो रिलेशन, ये रिलेशन काम आएगा। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। चलो लेमडा कितना है जल्दी बता दो? 255। 1 अपॉन 255, लेमडा 1 कितना है? 680 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन 255 अपॉन 1 अपॉन 680 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 2। क्या इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एलसीएम लेना आता है आपको? बिल्कुल, जब हम एलसीएम ले लें हमें लेमडा 2, यानी जो मेरा मेन मोटिव है ना बच्चों, मेन मोटिव क्या था? ये रिलेशन बताना। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। अगर ये रिलेशन आपको आता है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? इसको सॉल्व करके व्हाट एवर यू गेट दैट इज द आंसर फॉर यू। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं 2 मिनट का समय देता हूं आपको, आप तुरंत इसका सवाल पढ़ लो, मैंने क्लास में कराया था। देखो क्या होता है। अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन 2 चार्ज प्लेट kept at a potential difference VESU. If E and M are charge and mass of an electron respectively, then the value of H upon lambda.
क्या निकालना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। H अपॉन लेमडा कैसे निकालोगे जल्दी बता दो। यस सर। अच्छा याद करो, मैंने बताया था क्या, काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल डिफरेंस हो इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू EV। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है? हाफ mv² इज इक्वल टू EV। E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V मतलब वेलोसिटी नहीं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत अच्छा, तो क्या लिखोगे? हाफ mv² इज इक्वल टू EV। ये 2 इधर गया तो mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2EV। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, 2EV। अच्छा अब हमें पता है एक चीज, v² इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 2EV अपॉन m। बिल्कुल, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? √2EV अपॉन m। क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब आपको पता है एज वी नो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है क्या? यस, h अपॉन m। v के जगह क्या लिखोगे? √2EV अपॉन m। वाह जी वाह सर। अब ये और ये कैंसिल हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो लेमडा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? h अपॉन √2MEV। यस सर। अब क्या बोला है बच्चा? h अपॉन लेमडा बोला है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये चला जाएगा लेमडा इंटू √2MEV इज इक्वल टू h। तो अपन लिख सकते हैं h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू √2MEV। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? √2MEV। एक चीज बता दूं, ये कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया? देखो, ये नहीं समझ में आया तो इस चीज को समझ लो। h अपॉन, अच्छा ये m इसके अंदर आ जाएगा तो m² ही तो होगा, m² इंटू 2EV अपॉन m, क्योंकि आपको पता है किसी का स्क्वायर ही तो बाहर आके सिंगल बनता है ना। चलो ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा भैया? 2MEV तो बचा। क्या कोई दिक्कत है? तो बताओ कौन सा आंसर? आंसर तो आप खुद ही ढूंढ सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2MEV। तो ये जो है डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर। मैंने हर तरह के क्वेश्चंस आपको इंक्लूड किए हैं, कहां क्वेश्चंस में आपको आंसर पुट करना है, कहां खुद आंसर। देखो कभी कभी हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम उसमें से ढूंढ लें। अदरवाइज अगर आपके पास थ्योरी पे कमांड है तो आप डायरेक्ट ही सवाल सॉल्व कर दो, आपके अपने आप एक ना एक ऑप्शन आ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो डी ऑप्शन मैं रब कर देता हूं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार पढ़ लो बच्चों क्या दिया हुआ है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, फिर से अच्छा क्वेश्चन है। चलो कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देखूं। अच्छा याद करो, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। याद आया? याद आया? mvr इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। चलो n ऑर्बिट है तो भैया सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं जल्दी बता दो? v इज इक्वल टू nh अपॉन 2πmr। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ mv²। किस ऑर्बिट की बात पूछा है? सेकेंड ऑर्बिट की। तो भैया सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम यहां लगा दें v2 इज इक्वल टू R2। अच्छा R2 इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बता दो? R0 इंटू n² अपॉन z। कौन सा है? हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1। R2 इज इक्वल टू R0 इंटू n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2²। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4R0। चलो क्या कोई प्रॉब्लम? यहां पे देखो A0 बोला है तो बेटर है कि हम रेडियस को A0 के फॉर्म में लिखें। लिख दो यहां पे A0, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ताकि पुट करने में आपको आसानी हो जाए। तो R2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 4A0। यानी अब हम सीधा पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v के जगह क्या पुट करोगे? NH अपॉन 2πm। R2 के जगह क्या लिखोगे? 4A0। क्या अब देखो 2 2 जा 4, A0 का स्क्वायर। देखो एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं, n² है तो 4A0 ही आएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब चलो सॉल्व करके देखें, ये m और ये m कैंसिल तो क्या आ जाएगी वैल्यू? ke इज इक्वल टू NH अपॉन 4π 4A0।
क्या कोई दिक्कत वाली बात है? 4 4 जा क्या होता है? 16। एक बार और देख लूं कहीं और मिसिंग तो नहीं है, चेक कर लो, और एक बार और चेक कर लो MVR, एक बार और मैं देख लूं, A0 इज द बोर ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ देखो क्या है, बिल्कुल इसका स्क्वायर कहाँ किया हमने, V स्क्वायर है ना, ये देखो स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब क्या हो जाएगा अच्छे तरीके से देख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m। एक मिनट मैं थोड़ा इधर आ जाऊं, यस चलो, अब n के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्बिट की बात किया है 2, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2h स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल। अब चलो यहां तक हो गया, अच्छा, और यहां पे आपका क्या है, हाफ भी लगा हुआ है, पूरा लिख लूं मैं? बिल्कुल सर पूरा लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू m, देन n के जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये m अभी यहाँ रखता हूँ, 2 2 जा 4, लिखो 4 पाई स्क्वायर देन m स्क्वायर एंड 4 4 जा 16, 16 A0 का स्क्वायर, क्या कोई प्रॉब्लम? अब इस m को और इस m को कैंसिल करो, और 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बचा, h स्क्वायर, 16 2 जा 32 पाई स्क्वायर, एक m बच गया, m A0 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लें क्या सही है, क्योंकि कैलकुलेशन बच्चों मिस्टेक हो सकती है। क्या आ गया आंसर, h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर m A0 स्क्वायर, कोई गलत के चांसेस नहीं है। तो एक चीज याद रखना, जब भी डेटा पुट करो तो बहुत अच्छे से पुट करो, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। आ गया समझ में? लो आंसर आ गया, यानी 10 का जो होगा थर्ड ऑप्शन होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कुछ टफ आते हैं, कभी कुछ इजी आते हैं, आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थ्योरी पे कमांड है। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।